जय हिंद साथियों, थाईसेल्फ अभिषेक प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि राज्य व्यवस्था की शब्दावली से संबंधित सीरीज हमारी चल रही है। इससे पहले हमने 5 पार्ट कंप्लीट किए। पार्ट 5 में हमने बात की संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आज हम पार्ट 6 में बात करेंगे प्रस्तावना, प्रेम्बल्स। प्रस्तावना, प्रेम्बल्स और उद्देशिका। तीनों एक ही है, ठीक है। देखिए, जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है कि उद्देशिका मतलब संविधान का उद्देश्य, जैसा हमारा उद्देश्य होता है लाइफ को लेके, ठीक उसी प्रकार संविधान का उद्देश्य होता है, वो प्रस्तावना में मेंशन होता है। अगर हम बात करें जैसे कोई मकान होता है तो मकान की जो नींव होती है, जो बेस होता है, ठीक उसी प्रकार संविधान का जो बेस है वो प्रस्तावना है। हम बात करते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का सारांश है। प्रस्तावना संविधान का लक्ष्य है और प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। ये प्रस्तावना का मतलब हुआ। अब हम प्रस्तावना जो लिखी हुई है बुक्स में उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पीसीएस एग्जाम के इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। यह है संविधान की प्रस्तावना। संविधान का जो सर्वप्रथम उल्लेख, संविधान में जो प्रस्तावना का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अमेरिका के संविधान में मिलता है और वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया, लेकिन ये सर्वसम्मति से पास नहीं हो पाई। फिर 22 जनवरी 1947 को दोबारा इसको पास किया जाता है और इस बार ये सर्वसम्मति से पास हो जाती है। तो इस प्रकार 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पास हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के मूलभूत तत्व। फोर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रेम्बल्स, ठीक है। नंबर 1 पे है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब यह है कि जो पावर की बात करता है कि शक्ति किस में होगी, किसकी बात करता है कि पावर, शक्ति किस में होगी, पीपुल, जनता में। इसका मतलब यह है कि भारत जो देश है उसके अंतर्गत सर्वशक्तिमान कौन है, संविधान है। अगर संविधान से भी ऊपर कोई है तो वह है जनता। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु मतलब किसी के अधीन नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है, हम स्वतंत्र होकर इस संविधान सभा का, इस संविधान का हम निर्माण कर रहे हैं।
मतलब भारत के लोग। तो सर्वशक्तिमान कौन हो गया? जनता। नंबर 2 है नेचर, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो भारत जो पॉलिटिक व्यवस्था है वो इन फ्यूचर या वर्तमान में कैसी है या कैसी रहने वाली है, प्रकृति क्या है मतलब भारत की राज्य व्यवस्था की। तो उसमें आएगा सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सोशलिस्ट, समाजवाद, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो मतलब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का मतलब ये होगा कि इन फ्यूचर या वर्तमान में भारत की जो पॉलिटिक राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार से होगी। संप्रभु मतलब किसी के अधीन नहीं है, हम हमारे आंतरिक और बाह्य डिसीजन खुद स्वयं लेंगे। सोशलिस्ट समाजवाद, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष की स्टेट का कोई धर्म नहीं है लेकिन वो सभी धर्मों को सम्मान करेगा। डेमोक्रेटिक लोगों की इच्छाओं का जो तंत्र है उसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। और रिपब्लिक जो मतलब देश की शासन व्यवस्था का जो हेड है वो निर्वाचित होगा, मनोनीत नहीं होगा। ये इसका नेचर है। ये चीजें आपको पार्ट 2 में डिटेल से दे रखी है, ये आप वहां जाके देख लेना, डिस्कशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी और इक्विटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। जो ऑब्जेक्टिव है उसका प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है कि जस्टिस, जस्टिस किस प्रकार की? 3 प्रकार की। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक से मतलब ये होगा कि देश के हर व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा धर्म, लिंग, जाति के आधार पर। आर्थिक का मतलब आर्थिक कारणों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, उसमें आय और संपत्ति भी आ गई, ठीक है। और राजनीतिक, हर व्यक्ति के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जिस प्रकार की हर व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है, मतदान सूची में नाम लिखवाने का अधिकार है और निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में वो भी इसको अधिकार है। तो ये इसके हो गए जस्टिस 3 प्रकार के। और लिबर्टी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार तो ये होगी और 3 प्रकार की ये हो गई। जो लिबर्टी है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इनके माध्यम से किसी व्यक्ति की भावना को टेस्ट पूछता है तब फिर वहां पर सरकार एक्शन लेगी। इक्विटी की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि हर व्यक्ति को एक, क्योंकि व्यक्ति की जो है एक डिग्निटी पद होता है तो उसको गरिमापूर्ण जीने का हक है, उसकी बात करता है। स्टेटस एंड डिग्निटी ये इसमें 2 हो गए। और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, कि सबको एक भाईचारा से मिलकर रहना है देश के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव की बात होगी। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे, डेट। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो प्रस्तावना की जो मूलभूत तत्व है वो 4 है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। पावर की बात कर रहा है तो पावर किस में है? जनता में। नंबर 2 नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि जो भारत का जो राज्य व्यवस्था है उसका प्रकृति नेचर कैसा होगा, वो एक सॉवरेनिटी होगा, एक सोशलिस्ट होगा, एक सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, कि मतलब भारत के जो नागरिकों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।
और नंबर 4, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। ठीक है, एक चीज इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? देखिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि 26 जनवरी 1931 में कराची के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की जाती है। अब भारतीयों को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। अब ये 26 जनवरी जो डेट थी वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण डेट थी। अब जो दार्शनिक थे, फिलोसफी एक्सपर्ट थे, संविधान निर्माता, उनका विचार था कि इस डेट को हम अपने संविधान में रखना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डेट रही है। तो फिर उन्होंने क्या कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। फिर इस संविधान को डिले करके इसको 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। प्लस इसमें 3 शब्द है, बंधुत्व और सोशलिस्ट और सेकुलर। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम इसमें 2 शब्दावलियां और या 2 शब्दों के बारे में और बात कर लेते हैं। नंबर 1 समानता और 1 समता। दोनों देखने में लग रहा है कि सेम ही है, बाकी दोनों में बहुत डिफरेंस है। समानता यानी होती है इक्वलिटी और समता यानी होता है इक्विटी। देखिए, समानता का जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो बराबरी से है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं मैं कि 3 व्यक्ति है और 3 रोटी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 रोटी दे दी जाएगी। ये बात करता है समानता, इक्वलिटी, यानी ये बात करता है बराबरी की। और यह इक्विटी ये बात करता है नीड, आवश्यकता की। मतलब 3 व्यक्ति है और 3 रोटी है, 3 व्यक्तियों को 3 रोटी 1-1 मिल जाएगी, तो ये मतलब बराबरी की बात हो गई। अगर हम बात करें समता, इक्विटी, 3 रोटी है, 3 व्यक्ति है। अब यहां पर हम 1-1 रोटी नहीं देंगे, अब हमें ये चेक करना होगा कि किस व्यक्ति को कितनी जरूरत है। सपोज करो किसी व्यक्ति को 2 की जरूरत है तो उसको 2 मिलेगी, किसी को हाफ की जरूरत है तो उसको हाफ मिलेगी। जो आरक्षण होता है, वो इसी बिहाफ पे अप्लाई होता है। लेकिन समाज में कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं और वो मानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने सविवेक से बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ट होता है या कौन सा कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट है जो एक व्यक्ति के लिए, चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। तो जो आरक्षण होता है वो समता के कॉन्सेप्ट पे चलता है और घर में जो अपने माँ बाप, जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि घर में पेरेंट्स ने बड़े बेटे को कुछ ज़्यादा, छोटे बेटे को कुछ कम, तो इस तरह का जो व्यवहार देखने को मिलता है वो सही होता है कि वो समता के कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि किस व्यक्ति को कितना चाहिए, किस व्यक्ति को कितना नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बराबरी की, कि बराबर का व्यवहार होना चाहिए, जबकि नियम में कहता है कि जो व्यक्ति का जो सर्वगुण विकास होगा, सर्वगुण जो विकास होगा वो समता के कॉन्सेप्ट के आधार पे होगा। तो इसलिए समता, समानता और समता का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसको मैं डायग्राम समझाऊं, इधर कोई ये क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति है, इसके नीचे टेबल है, ठीक है, एक व्यक्ति यहां पे होगा, एक व्यक्ति यहां,
इसके टेबल है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, इसके नीचे टेबल है। अब ये जो क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, इसको प्रॉपर दिख रहा है, इसको प्रॉपर दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया समानता का, यानी बराबरी की बात हो रही है कि सबको एक एक ए स्टूल दे दी गई। इधर हम बात करते हैं कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, मतलब इस व्यक्ति को इस ग्राउंड को देखने की जरूरत नहीं, मतलब इसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको हमने कुछ नहीं दिया, इसको एक की जरूरत पड़ रही है, इसको हमने एक नीचे सपोर्ट दिया, इसको दो की जरूरत पड़ रही है, इसको दो दिया, तो ये होता है समता, समता कॉन्सेप्ट होता है। तो समानता बात करता है बराबरी की, और जो समानता बात करता है बराबरी की, और समता बात करता है आवश्यकता की। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट पॉलिटी में, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक पॉलिटी आपको सही समझ में नहीं आएगी। पॉलिटी का पूरा बेस है वो शब्दावली पर टिका हुआ है। आज हमने बात की प्रस्तावना, समानता और समता। अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम फिर दूसरी को शब्दावली लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।